Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 29 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर 6 स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू प्ली ऑन लिंचिंग. नो यहाँ पर क्या हो रहा, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है अगेंस्ट लिंचिंग. नाउ व्हाट इज लिंचिंग? मॉब लिंचिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की थी और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ जजमेंट में भी दी थी कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें ये जो मॉब लिंचिंग है उसे प्रिवेंट करना है. क्या करना है? मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करना है. नाउ पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, व्हाट इज मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है जब एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो किसी जो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको यहाँ पर पनिश करती है, तो वो क्या होता है? आपका मॉब लिंचिंग होता है. कई बार उसको इतना ज्यादा मारा जाता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, या फिर इतना ज्यादा उसको वायलेंस किया जाता है, उसके ऊपर अटैक होता है कि वो उसको क्या करता है, यहाँ तक उसकी डेथ भी हो जाती है. अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, 100 पीपल है, यहाँ पर एक भीड़ है, यहाँ पर 100 लोग इकट्ठा हैं और वो एक पर्सन को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं. उन्होंने इतना ज्यादा अटैक किया कि इस पर्टिकुलर पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना. अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि इस भीड़ में कौन कौन लोग थे, कौन नहीं था, ये हमें नहीं पता होता है. तो ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है और इसी के चलते और देखिए, और ये जो मॉब लिंचिंग होती है फैलती कैसे है? आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे? हेट स्पीच से. जब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कास्ट या फिर रीजन के बिलोंगिंग जो पीपल होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, कोई हेट स्पीच डिनाई करते हैं और वो जो पर्टिकुलर स्पीच होती है इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है कि उससे क्या हो जाता है, आपका हेट वायलेंस क्रिएट हो जाता है. क्या होता है? हेट वायलेंस क्रिएट होता है. जस्ट एन एग्जाम्पल आप लीजिए, ये पर्टिकुलर यहाँ पर ये ABC पर्सन है, इसने क्या किया, ये जो XYZ कम्युनिटी है इन लोगों के ऊपर यहाँ पर कुछ बातें बोली, कुछ ऐसी बातें बोली जिसके कारण यहाँ पर XYZ पर्सन ने क्या कर दिया, एक प्रोटेस्ट जारी कर दिया और बहुत ज्यादा ये जो वायलेंस है बढ़ता ही गया. ओके, अब इस वायलेंस के कारण यहाँ पर उन्होंने किया है, इस जो ABC पर्सन ने यहाँ पर जो स्पीच यहाँ पर सामने रखी थी आपके, तो उसको इतना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया कि इस पर्सन की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो आपने देखा हेट स्पीच से यहाँ पर क्या हुआ, आपका हेट वायलेंस होता है और अल्टीमेटली किसको लीड करता है, यहाँ पर लिंचिंग, मॉब लिंचिंग को यहाँ पर लीड करता है. तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में 2017 में भी पिटीशन फाइल की गई थी. उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें इसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए. तो अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर है और 6 स्टेट, इसमें से आपके कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश. तो इसमें यहाँ पे जो पिटीशन फाइल की गई है, इस पे यहाँ पर रिस्पॉन्ड मांगा कि हमारा क्या रिस्पॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, किस तरीके से हम ये जो मॉब लिंचिंग है उसको यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, तो अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर क्या होता है. तो मॉब फरी एंड विजिलेंटिज्म कंटिन्यू डिस्पाइट द 5 years ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच मेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स. तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का 5 साल हो चुके हैं जजमेंट को आए हुए, बट स्टिल यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है कि किस तरीके से हम विक्टिम को प्रोटेक्ट कर सके. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा कल का क्वेश्चन था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर. अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्टिगेशन होता क्या है ना. हम फर्टिगेशन की बात करें तो फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर ये होता क्या है, पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक आ चुका है फर्टिगेशन, इसको हम समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ फर्टिगेशन की हम बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फर्टिगेशन इज अ प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजर इज डिसॉल्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद वाटर इन योर ड्रिप और स्प्रे इरिगेशन सिस्टम. यहाँ पर आपका इरिगेशन सिस्टम होता है. इरिगेशन सिस्टम के भी अब नए नए मेथड्स आ चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, ड्रिप सिस्टम की और स्प्रे सिस्टम की, है ना. यहाँ पे जो ड्रिपिंग के थ्रू हम इरिगेशन करते हैं, आपका जो पूरा खेत होता है, लैंड होता है, वहां पर आप क्या कर देते हैं, पाइप लगा देते हैं. ओके, या फिर जो स्प्रे वाले होते हैं उनको लगा देते हैं, जिससे जो वाटर होता है ड्रिप कर करके क्या होता है आपके पूरे लैंड में यहाँ पर फैलता रहता है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो ड्रिप है आपका जो इरिगेशन सिस्टम है उसके साथ हमने क्या कर दिया, इस वाटर के साथ फर्टिलाइजर को डिसॉल्व कर दिया.
ओके आपको समझ में आ रहा, आपकी जो पाइप है यहाँ से वाटर जा रहा और इस वाटर में हमने क्या किया, फर्टिलाइजर को डिसॉल्व कर दिया, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। ओके देयर इज एन अबंडेंट रिसर्च अवेलेबल दैट सपोर्ट्स द सुपेरियरिटी ऑफ फर्टिगेशन एज अ कंपेयर टू ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर टेक्निक। तो ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपका पानी भी जा रहा है खेतों में और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स हैं जो यहाँ पर सॉइल के लिए मतलब आपकी जो क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी एक ही टाइम पर क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो इसकी सुपेरिटी को देखते हुए इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है, एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट आपका क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी है इसको इंप्रूव करता है और जो न्यूट्रिशन है, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है सॉइल की, उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेव 20 to 40% फर्टिलाइजर विदाउट अफेक्टिंग ग्रोथ एंड यील्ड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 20 to 40% जो हमारा फर्टिलाइजर्स है उसको हम सेव कर सकते हैं और ये हमारी जो ग्रोथ और यील्ड होती है उसको भी अफेक्ट नहीं करता है। सेव्स लेबर एंड एनर्जी इन एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब देखिए एक क्या होता है, आपका इरिगेशन के लिए लेबर चाहिए और दूसरा यहाँ पे फर्टिलाइजर को स्प्रेड करने के लिए आपका फर्टिलाइजर चाहिए, मतलब कि यहाँ पे लेबर चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, फर्टिगेशन आपका जो लेबर और एनर्जी कॉस्ट है इसको यहाँ पर सेव कर सकता है। रिड्यूस इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन थ्रू फर्टिलाइजर रन ऑफ रिड्यूसेस लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैंड है, ओके ये लैंड है, हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर को क्या किया, स्प्रेड किया, नॉर्मली जैसे हम स्प्रेड करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू किया। बट जब हम यहाँ पर हमने इसको पानी दिए तो कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजर यहाँ पर बह जाता है और जो वैल्यू न्यूट्रिशन उन्हें प्लांट्स को क्रॉप्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये जो रन ऑफ होता है इसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। अलाउ द अल्टर द पीएच ऑफ द इरिगेशन वाटर। ये और क्या कर सकता है, आपका जो इरिगेशन वाटर है उसका जो पीएच है उसको भी अल्टर करता रहता है। ओके तो आप देखेंगे कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। इसमें क्या कह रहे हैं, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट क्या है, अब ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही होता है या गलत, अब आप लोगों को ये देखना है। थर्ड हम पहले थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल। तो हाँ ये आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट हो जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं, रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। यहाँ पर हमने अभी बात करी कि जो लीचिंग होती है केमिकल न्यूट्रिएंट्स की उसका क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। तो आपका अब हम बात कर रहे हैं जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमें नहीं पता कि इसमें क्या रॉक फॉस्फेट का एप्लीकेशन होता है इफेक्टिव रूप से या नहीं होता है, मतलब इफेक्टिवली हम रॉक फॉस्फेट का यहाँ पे एप्लीकेशन कर पाते हैं या नहीं। अब देखिए बट हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े तो उसमें हमारा क्या क्या सही निकलता है, ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो आप देख सकते हैं जिसमें जिसमें आप देखेंगे इसमें सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, इसमें फर्स्ट 1 3 एंड 4 है, इसमें 1 2 एंड 3 है और इसमें 1 2 एंड 4 है। तो हमें ये पता है कि हमारा जो स्टेटमेंट 4 है वो सही है, स्टेटमेंट 3 हमारी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाले ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, ये कोड तो है नहीं, तो मतलब 1 3 4 तो हमारा सही। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन सी 1 3 एंड 4। मतलब जो हम सेकंड ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ये आपका क्या एक डिसएडवांटेजेस है। आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजर विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स इन वाटर विच कैन लीड टू केमिकल क्लॉगिंग सुटेबल फॉर readily soluble in liquid fertilizer. Phosphatic fertilizer and some micronutrients may precipitate in micro irrigation system. Corrosion resistant fertigation equipments are needed. Uneven nutrition distribution occur when irrigation system is faulty. तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारा इरिगेशन सिस्टम फॉल्टी होता है तो जो न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, अनइवन होता है। मान लीजिए कहीं पर न्यूट्रिशन पहुंचा कहीं पर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, तो देखिए आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाता है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ क्या बचता है, 1 3 एंड 4 ओनली। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1 3 एंड 4 ओनली। ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। अब आपके पास कुछ मिनरल्स हैं और आपको ये बताना है कि इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल्स। इसमें से इंडिया ने किस मिनरल को ऑफिशियली यहाँ पे डेजिग्नेट किया है एज अ मेजर मिनरल्स। तो आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से, 1 2 3 4
बेंटोनाइट, क्रोमोनाइट, क्रायनाइट एंड सिलिमेनाइट। तो इसमें से कौन सा मिनरल आपका सही है जिसको हमने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है एज अ मेजर मिनरल? तो आप लोगों को बताना है कौन से मिनरल को हमने किया है, कौन से मिनरल को नहीं किया है। आपके पास यहाँ पर कोड है 1 and 2, 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा गलत, ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और इस इकोनॉमी में जो मनी होता है आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपका जो पैसा हम आप इकोनॉमी में डालते हैं, मार्केट में जब आपका पैसा जाता है तो वो क्या होता है, आपके सामने मल्टीप्लाई होकर सामने आता है। तो इसके लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक। क्या जब यहाँ पर बैंक में कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है तो उस केस पर आपका जो मनी है इंक्रीज होती है, मनी मल्टीप्लाई होती है। सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक। जब यहाँ पर बैंक्स में एसएलआर इंक्रीज होता है तो क्या ये लीड करता है मनी मल्टीप्लाई को? क्या इसके थ्रू मनी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। जब यहाँ पर लोगों की बैंकिंग जो हैबिट है उसमें चेंज होता है तो इसके कारण यहाँ पर मनी मल्टीप्लाई होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है या रॉन्ग आप लोगों को बताना है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आपका जो मनी मतलब जनता ज्यादा हो रही, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, इसका मतलब क्या करेंगे वो लोग यहाँ पर एक्सपेंड ज्यादा करेंगे, है ना। एक्सपेंड वो उनका जो एक्सपेंड होगा वो ज्यादा होगा तो इससे क्या आपका मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा गलत, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सभी लोगों को यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर कहाँ करने हैं, कमेंट सेक्शन में करने हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का पहला आर्टिकल है चार्टिंग द पाथ ऑफ फॉर 16 फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है आप सभी को पता होगा। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको अंडर आर्टिकल 280 के तहत क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। अब यहाँ पर दो आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281। आर्टिकल 280 का मतलब क्या है कि हाँ हमारे इंडिया में क्या है, फाइनेंस कमीशन होगा। और आर्टिकल 281 क्या कहता है, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है फाइनेंस कमीशन की बात कौन करता है, आपका आर्टिकल 280, और रिकमेंडेशन मतलब कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उसके लिए आर्टिकल 281 आपका यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और हम क्या देखने जा रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद मतलब कि 16 फाइनेंस कमीशन को क्या कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, ये किसके द्वारा अनाउंस होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया जाता है। तो पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कि आपका पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है फाइनेंस कमीशन। ये आर्टिकल 280 बात करता है किसकी, फाइनेंस कमीशन की, और 281 रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल में जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। टोटल मेंबर की बात करते हैं, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स का होता है। फर्स्ट आपका फाइनेंस कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 6 अप्रैल 1952 को अंडर केसी नियोगी के थ्रू इसको क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अभी आपका कौन सा चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसका टेन्योर कितना है आप देख लीजिए, 2021 से 22 टू 2025 टू 26, ये आपका टेन्योर है। और अभी हाल ही फिलहाल में कहा जा रहा है कि हम 16th फाइनेंस कमीशन को क्या करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं कि हमारा अब क्या होने वाला है, 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है। अब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि 16 फाइनेंस कमीशन आपका आने वाला है, उसके लिए उसका आगे का रास्ता कैसा होगा। अब हम फाइनेंस कमीशन के पहले काम की बात करते हैं। ये 2 स्फीयर में काम करता है। इसके 2 आपके डायमेंशन है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है, जैसे कि हमारा जो पैसा होता है, फाइनेंस होता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारा रेवेन्यू है, जो जितना भी आपका मतलब कि कंट्री में आपका पैसा है, उसे स्टेट के बीच में सेंटर उसको कैसे यूटिलाइज करती है, स्टेट के बीच में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी जो एडवाइस है वो कौन देता है, आपका फाइनेंस कमीशन देती है। जो फाइनेंस कमीशन होती है वो 2 आपके स्फीयर में डायमेंशन में काम करती है। एक होता है आपका वर्टिकल और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की हम बात करते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, सेंटर से स्टेट की तरफ यहाँ पर कितना मनी जा रहा है
है ना, सेंटर टू और स्टेट के बीच में जो फाइनेंस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना हो रहा है, इसकी बात करती है इसमें वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्फीयर में यहाँ पर स्टेट बिटवीन स्टेट यहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फाइनेंस का, तो वो देखा जाता है। ओके, आपको इतना क्लियर हुआ। फाइनेंस कमीशन के यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में यहाँ पर सेंटर कितना पैसा स्टेट्स को एलोकेट कर रही है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कितना फाइनेंस यहाँ पर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं यहाँ पे बिटवीन द स्टेट्स। हमने देखिए अभी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मान लीजिए सेंटर को यहाँ पे 60% मिल रहा है और स्टेट को यहाँ पर 40% मिल रहा है, इतना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो इस 40% में किस स्टेट को और यूटी को आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनको यहाँ पर मतलब कि पैसा मिलना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल में। अब देखिए हम पहले क्या था, जो सेंटर और स्टेट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन था, सेंटर से स्टेट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले 10% था, मतलब कि 10% क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर आपकी नई फाइनेंस कमीशन आती जाती है और ये जो कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट का उसको यहाँ पर बढ़ाया जाता है, बढ़ाते जाते हैं। हम बात करते हैं किसकी, 14 फाइनेंस कमीशन की। 14 फाइनेंस कमीशन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो हमारा स्टेट का शेयर था वो 32% से इंक्रीज करके डायरेक्टली कितना कर दिया था, 42% कर दिया था। इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए इसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आपको नोट डाउन करते जाना है। 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, जो शेयर था स्टेट का उसको रेज किया था 32 to 42%। उसके बाद आपकी जो 15 फाइनेंस कमीशन आती है, उन्होंने क्या किया, ये जो शेयर था 42% को उसको डिक्रीज करके 41% कर दिया। क्यों यहाँ पर डिक्रीज किया, पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, नाउ जम्मू एंड कश्मीर अब क्या बन चुका है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होकर 2 यूटी बन चुका है। आपका एक लद्दाख आ जाता है और दूसरा यूनियन जम्मू एंड कश्मीर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो 42% था उसको 41% कर दिया गया, किसके द्वारा, आपकी 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये किया गया है रिडक्शन। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। 14 फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर क्या किया था, 32% से 42% जो शेयर था उसको इंक्रीज किया था स्टेट का। नाउ 15 फाइनेंस कमीशन ने 42 से 41 कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्या होता है, जो एलोकेशन होता है उसको टाइम टू टाइम डिक्रीज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। अब ये कहा जा रहा है आपकी जो ये 16 फाइनेंस कमीशन आने वाली है उसके लिए सामने क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसका जो रास्ता होगा सामने कैसा क्या होगा। अब देखिए इसको आप लोगों को इतना ज्यादा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना ये कर सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, वो जो ये शेयर को इंक्रीज किया है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले जो इशू क्या आ रहा है, सबसे पहले हम इशू की बात करते हैं यहाँ पे सेंटर और स्टेट रिलेशन की। यहाँ पर आप प्रेजेंट में देख रहे होंगे सेंटर और जो स्टेट्स के बीच में रिलेशन है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो 16 फाइनेंस कमीशन को ये देखना होगा कि फर्दर ये जो रिकमेंडेशन है उसको कैसे अलोकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स है वो डिमांड कर रही है कि उनका जो है शेयर है उसको इंक्रीज किया जाए। बट स्टिल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो सेंटर स्टेट के बीच की जो रिलेशन है वो अभी आज के टाइम पर भी अच्छे नहीं है। अब हम फर्दर देखते हैं यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन यहाँ पर क्या करती है। सेकंड यहाँ पर बात की जा रही है जीएसटी की। एक तरफ आपका जीएसटी आ जाता है, दूसरी तरफ आपका फाइनेंस कमीशन आ जाता है, तो इनके बीच में हमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं, एज इशू एंड कंसर्न इन रिसेंट ईयर हैज बीन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द जीएसटी एंड द कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन टोटल डिविजिबल पुल। तो यहाँ पर जीएसटी के बीच में थोड़ा सा और फाइनेंस कमीशन के बीच में जो जीएसटी काउंसिल है और आपकी जो फाइनेंस कमीशन है इनके बीच में थोड़ा सा हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके बारे में बात किए जा रहे हैं कि क्या होता है कई बार कि जो ये एलोकेशन होता है किस बेसिस पर होता है, यहाँ पर बात की जा रही है। हम यहाँ पर जो एलोकेशन करते हैं, जो सेंटर स्टेट के बीच में जो एलोकेशन होता है किस बेसिस पर होता है, तो देखिए द शेयर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट इन सेंटर्स डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ इंडिकेटर्स दैट इंक्लूड पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया, इंसेंटिव लिंक रिलेटेड फैक्टर्स सच एज फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक चेंज। इन केस ऑफ पर कैपिटा इनकम इट इज डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट्स पर कैपिटा इनकम फ्रॉम अ बेंचमार्क यूजुअली कैप्ड एट एवरेज पर कैपिटल इनकम ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स दैट इज यूज्ड एज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब देखिए पहले हमने इंडिकेटर्स की बात करी, आपके पास क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया और इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स। इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स मतलब किसी मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट का जो फॉरेस्ट कवर है बहुत ज्यादा है तो वहां पर उसको देखभाल करने के लिए उनको ज्यादा यहाँ पर फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है। डेमोग्राफिक चेंज ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे डिफाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब अगर आप स्टेट्स को देखते हैं तो सारे स्टेट्स यहाँ पर एक जैसे नहीं है,
कुछ स्टेट्स यहाँ पर छोटे हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर बड़े हैं, और कुछ स्टेट यहाँ पर उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छा है, और किसी स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत खराब है, मतलब कि इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट वो कैसा है, कम है। तो ये जो सेंटर स्टेट के बीच में ये एलोकेशन होता है, तो यहाँ पर जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम यहाँ पर कम है, जो मतलब मान लीजिए एक जो बेंचमार्क रखा गया कि पर्टिकुलर ये बेंचमार्क होना चाहिए, इतना यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसका पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। बट मान लीजिए कोई हिली एरिया है और बहुत ही छोटा एरिया है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ही इतनी नहीं है जिसके कारण जो बेंचमार्क है उसको हम क्या कर सकें, मतलब उसको अचीव कर सकें। तो यहाँ पर इस बेसिस पर क्या होता है आप देखेंगे, इन द केस ऑफ पर कैपिटा इनकम इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट पर कैपिटा इनकम फ्रॉम अ बेंचमार्क। तो यहां पर कोई स्टेट जो बेंचमार्क प्रोवाइड किया गया उससे उसका कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 20% दिया गया हो, 2% 20 दिया हो पर कैपिटा इनकम, बट यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्टेट है वो कैसा है, उसका 10 ही है पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर ये जो गैप है, तो इसके बीच पर ये जो बेंचमार्क है इसको डिटरमाइन करके यहाँ पर जो क्राइटेरिया है यहाँ पर रखा जाता है, और जो वेटेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये कुछ इंडिकेटर्स से हमने इसकी बात कर ली। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो, ये क्या हो रहा है आपका, इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है वो अलग यहाँ पे लोन ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, और जो आपका सेंटर है वो यहाँ पर अलग ले रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, एफआरबीएम की, तो एफआरबीएम यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की अगर नॉर्म्स को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें इस 60% में 40% सेंटर क्या कर सकती है, डेट ले सकती है, और 20% किसका यहाँ पे क्राइटेरिया है, स्टेट का है। बट अभी हमने हाल ही फिलहाल में ये देखा कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 90% तक पहुंच चुका है। कितना, यहाँ पर 90% तक पहुंचने वाला है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो इसको कम करना होगा। इसी के चलते यहाँ पे जो 12th फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि हम क्या कर सकते हैं, एक लोन काउंसिल को बना सकते हैं। ओके, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। हम यहाँ पर एक लोन काउंसिल बनाएंगे जो क्या करेंगी, जितने भी जो हम लोन लेते हैं, सेंट्रल लोन लेती है, स्टेट लोन लेती है, उसको ओवरसी करेगी, और एक तरीके से ये कैसी बॉडी होगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। द 12th फाइनेंस कमीशन हैड रिकमेंडेड टारगेट ऑफ 28% कंसिस्टेंट विद एन अंडरलाइंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 12%. इट इज ऑल्सो क्लियर दैट adjustment needed for the central government is larger than state that of state government. तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीड है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, बट स्टिल जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई बार वो ऐसी कुछ स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं और उतना ज्यादा उनके पास क्या होता है, फंड नहीं होता है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, फिर यहाँ पर लोन लेते हैं, और वो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या करता है, आपका जो जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो है उस पर यहाँ पर इंक्लूड होता जाता है। आपका जो डेट है, डेट का जो बर्डन है गवर्नमेंट का, उसमें इंक्रीज होता जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा था कि मतलब ये किसने रिकमेंड किया था, लोन काउंसिल के बारे में, आपकी 12th फाइनेंस कमीशन में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कैसी बॉडी होगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी शुड ओवरसी द लोन मैग्नीट्यूड एंड प्रोफाइल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या करेगा, लोन को ओवरसीज करेगा और जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के प्रोफाइल से उसको यहाँ पे चेक करेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, पहला तो यहाँ पर स्टेट डिमांड कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज करना है, बट हम क्या देख रहे हैं अभी सेंट्रल स्टेट्स के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अब हम फर्दर देखते हैं 16th फाइनेंस कमीशन क्या यहाँ पर रास्ता चूज करती है, क्या यहाँ पर एडवाइस करती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही जीएसटी काउंसिल और आपका जो फाइनेंस कमीशन है उनके बीच में थोड़ा हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो ये भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसे भी हमें क्या करना है, कम करना है। अब हम कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर 5 साल में क्या होती है, इसको रिकमेंड किया जाता है। इसका मेन काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये किसका है, आपका फाइनेंस कमीशन का आपका रोल है। रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, ये 3 स्फीयर में करती है, वर्टिकल डिवोल्यूशन, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, और ग्रांट्स एंड एड्स की बात हम करते हैं। फर्स्ट हम फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 अंडर द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के अंदर इसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
ओके अब देख लीजिए यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, आपकी जो 14 फाइनेंस कमीशन थी कब से कब थी, 2015 से 20 तक थी, और 15 फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे वेटेज होती है। वेटेज मतलब हमने अभी बात करी थी, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं किस बेसिस पर यहाँ पर एडवाइस होती है और कितना यहाँ पर एलोकेशन होता है। तो देखिए आप इनकम डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 45% रखा था 15 फाइनेंस कमीशन ने और 14 फाइनेंस कमीशन ने। पॉपुलेशन की आप बात करते हैं तो 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, 1971 का जो डेटा होता है उसको यूटिलाइज किया था, और जो आपके 15 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने 1971 का जो पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने कब का किया था, 2011 का किया था। तो हम ये यहाँ पर एश्योर कर सकते हैं, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली जो आपकी नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन होगी वो भी 2011 का डेटा ही क्या कर सकती है, यहाँ पर सेंसस का यूज कर सकती है। एरिया की बात करते हैं इसमें 15.0 था। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं इसमें 10% था। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे 12.5%, 12.5 था, यहाँ पे इसको 12.5% वेटेज दी गई थी। टैक्स एफर्ट्स 2.5। ओके तो ये यहाँ पे इस तरीके से वेटेज रखी जाती है जिस बेसिस पर क्या होता है आपका मतलब कि एलोकेशन किया जाता है फंड्स का। ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज नीडलेस मूव। अब देखिए हमने अभी बात करी थी किसके बारे में, ईडी के बारे में। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर अपना जो डिसीजन है, अभी 11 जुलाई को क्या लिया था, एक डिसीजन लिया था कि जो ईडी है वो कब तक यहाँ पर रह सकते हैं, 31 जुलाई तक यहाँ पर रह सकते हैं, और उनका जो ऑफिस है उसे यहाँ पर टर्मिनेट करके यहाँ पर न्यू ईडी को क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा। ओके बट यहाँ पर सेंटर ने क्या किया, अर्ज किया कि अभी क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके यहाँ पे कुछ इवोल्यूशन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ईडी है उनका रहना अभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, हाँ 30 सितंबर तक हम क्या कर सकते हैं, आप इनको मतलब कि उनको जो टेन्योर उसको इंक्रीज कर दिया है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, बात करते हैं कि ये कैसा था, एक नीडलेस मूव था। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। बाय अलाउंग ईडी चीफ कंटिन्यूएशन द सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरमाइंड इट्स ओन अथॉरिटी। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही अथॉरिटी को क्या किया है, अंडरमाइन किया है। कैसे अंडरमाइन किया है, अगर हम ईडी की बात करते हैं, जो आपका ये पूरा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एवोल्यूशन चल रहा है, ये एक प्रोसेस है। इसमें सिर्फ ईडी इन्वॉल्व नहीं है, आपका जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, वेरियस आपके जो पुलिस होती है, डिपार्टमेंट होता है, सारे लोग वहां पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ईडी का रहना ना रहना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है, ये जो अपना डिसीजन है उसको चेंज करके अपनी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एज अ एजेंसी दैट एडमिनिस्टर्ड द लॉ अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग द ईडी में हैव अ की रोल इन द प्रिपेयरिंग द कंट्रीज प्रेजेंटेशन। हाँ हम यहाँ पर मान सकते हैं ईडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के प्रेजेंटेशन के लिए, बट इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट प्रोसेस डिपेंड ऑन वन इंडिविजुअल। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि सिर्फ ईडी ही यहाँ पर क्या है जिसके ऊपर हम डिपेंड है कि वो क्या कर रहे हैं, पूरी प्रेजेंटेशन कंट्री की जो हम किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। Even if it were so, nothing prevent the government from utilizing Mr. Mishra services of FATF purpose alone, while leaving the dictators of routine activities under this successor. In any case, various agencies and authorities are involved in framing country's policy. यहाँ पर various agencies हैं, authorities हैं जो country की जो policies है उसको frame करने में on money laundering and terrorism financing। क्योंकि जो आपका ED का main role क्या है, money laundering और terrorism वाला ही आपका point आ जाता है। तो उसके अगेंस्ट में जो policies बनाने का काम है वो ईडी का ही नहीं है, आपकी जो वेरियस एजेंसीज हैं और पुलिसिंग है कंट्री की वो भी फ्रेम करती हैं। इसलिए ईडी पर ऐसा हम यहाँ पर डिपेंड है, तो ये हम नहीं मान सकते। एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव इमेज हमारे सामने लेकर आ रहा है इंडिया की। इंडिया इज अ क्रेडेंशियल विल बी इवेल्युएटेड ऑन इट्स लॉ। इंडिया का जो क्रेडेंशियल है उसके लॉ पर इवेल्युएट होता है, उसका जो सिस्टम है उस पर यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है, जो कंप्लायंसेस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड नॉट ऑन हु प्रिपेयर द रिपोर्ट। यहाँ पर रिपोर्ट कौन बना रहा है, अभी हमने बात करी कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका इवोल्यूशन चल रहा है। ये जो इवोल्यूशन किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है कि इंडिया का लॉ सिस्टम कैसा है, जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उनसे कंप्लायंसेस है या नहीं, इस बेसिस पर किया जाता है, ना कि इस बेसिस पर कि रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है। ओके तो एक तरीके से बस इस आर्टिकल में इनको क्रिटिसाइज किया गया, आप ऐसा देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मरकरी राइजिंग। यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट चैलेंजेस कॉल फॉर रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपके जो अभी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो साहब, उन्होंने ये कहा कि जुलाई का आप डेटा देखेंगे तो टोटल 174 ईयर का जो डेटा है ऑब्जर्वेशनल डेटा, उस रिकॉर्ड को भी हमने क्या किया है, क्रॉस कर दिया है।
ओके अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर हमने इसको अभी इसके लिए यहाँ पर अर्जेंसी में एक्शन नहीं लिया तो ये केस को लीड कर लेगा आपके जो इरिवर्सिबल चेंजेस है उसके लिए ये लीड करेगा। जो अभी चेंजेस आने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो वो इतने ज्यादा इरिवर्सिबल होंगे कि आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब कि यहाँ पे ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, आपके मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपका सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है तो आपके जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं वो क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज हैं वो सबमर्ज हो रही हैं, उनको नुकसान हो रहा है। पहली बात ये, आपका जो सी यहाँ पर ओशन लाइफ है, आपकी जो मराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। फोर्थ हम बात कर रहे हैं, थर्ड इसमें किसकी बात कर रहे हैं, आपके ग्लेशियर जो आपका मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका पोलार का जो इन्वायरमेंट है, सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, वो इम्पैक्ट हो रही है। हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। हमारा यहाँ पर हम बात करें किसकी, एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, आपका फूड इनसिक्योरिटी इसको लीड कर रहा है। ओके तो ये सारे क्या है, रीजंस हमें देखने को मिल सकते हैं, ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं और ये इतने ज़्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे कि हम इसको फिर से फर्दर चेंज नहीं कर पाएंगे, रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें अर्जेंट में क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा और ये क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना होगा। अब यहाँ पर G20 की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है कि जो फॉसल फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ज्यादा बढ़ना है, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि हमें इस पर करना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे क्या कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको रोक सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का। ओके सो इंडिया जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कॉपरेशन, जयशंकर। अब यहाँ पर क्या हो, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जापान के फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनके बीच में थोड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में थोड़ी बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आप जापान की लोकेशन देख लीजिए, आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा। ये आपका जापान है जाता है, यहाँ पे चाइना है, ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन है, ताइवान है। ये साउथ कोरिया, यहाँ पे वेरियस आपकी फिलीपींस है और वेरियस यहाँ पे कंट्रीज आ जाती हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो क्या इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या होगा, इंडिया का स्टैंड यहाँ पर क्या होगा। क्योंकि हमने देखा चाइना कितना ज्यादा अग्रेसिव है और उसने यहाँ पर ये कहा कि हम ताइवान के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर मिलिट्री एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इसके अगेंस्ट में आपने देखा होगा जो क्वाड है हमारा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया का, तो यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने क्या किया, मतलब आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है कि अगर ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेता है चाइना तो इसमें कौन इंटरवीन करेगा, आपका यूएसए इंटरवीन करेगा और ताइवान की एक तरीके से हेल्प करेगा। बट यहाँ पर इंडिया ने कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखिए चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन वो अलग है और यूएसए के साथ जो हमारे रिलेशन है उसमें भी अलग है। हमें यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि चाइना क्या है, हमारी एक नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ ठीक है हम मानते हैं डिस्प्यूट चल रहे हैं, बट स्टिल चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि चाइना हमारे ऊपर डिपेंड है, उसी तरीके से हम भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ट्रेड का सिस्टम ले लीजिए, ट्रेड के बेसिस पर ले लीजिए, या फिर हम आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बायलैटरल टाइज हैं, तो इन बेसिस पर हम क्या है, चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है। तो एक तरीके से हम डायरेक्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसको नहीं कर सकते हैं। अब जापानीज जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो आप किसका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर उनका तो ऑब्वियस है, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ऑब्वियस है। बट अब देखेंगे, इंडिया एंड जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कॉपरेशन। यहाँ पर बात की कि हम क्या करेंगे, जो पीस टाइम कॉपरेशन है उसको बिल्ड करने की बात की है। और आगे देखते हैं, द मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन हाउ द टू कंट्रीज वुड कॉपरेट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन ताइवान स्ट्रेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस बेसिस पर था कि अगर ताइवान स्ट्रेट में कन्फ्लिक्ट होता है तो उस बेसिस पर दोनों कंट्रीज के क्वेश्चन पूछा गया और उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट LAC, visiting Japanese foreign minister Yoshihama Hasangi stresses along bilateral ties। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग bilateral ties की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज मोदी सेज इंडिया कैन बिकम हब ऑफ चिप मेकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या हुआ है आपका,
पीएम मेक स्ट्रॉन्ग पिच टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स एट सेमीकॉम इंडिया कॉन्क्लेव। आपका यहाँ पे सेमीकॉम इंडिया का कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम इंडिया क्या बनेगा, आपका चिप मेकिंग इंडस्ट्री सामने बनकर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या बनना चाह रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर है आपका, उसका एक फर्म तैयार किया जा रहा है। तो यूएस फर्म ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो इंडिया में $400 मिलियन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो देखिए, इंडिया अंडरस्टैंड दैट सेमीकंडक्टर्स आर नॉट जस्ट नेशनल नीड बट अ नेसेसिटी फॉर द वर्ल्ड। तो इंडिया यहाँ पर ये समझ चुका है कि सेमीकंडक्टर हमारी सिर्फ नेशनल नीड नहीं है, ये नेसेसिटी है। Adding that attracting global players to set up their plants and supply chain network in India country is one top priority of his government। और इस टाइम पर हमारी जो प्रायोरिटी क्या है कि हमें क्या करना है, जो भी आपके ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना है कि वो क्या करें, इंडिया में आके जो प्लांट्स हैं और सप्लाई चेन नेटवर्क है उसको यहाँ पर बढ़ाएं और सेटअप करें। द सेकेंड एडिशन ऑफ सेमीकॉम इंडिया इज बीइंग हेल्ड इन गांधीनगर इज द प्रेजेंस ऑफ लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज। तो यहाँ पर गांधीनगर गुजरात में आपका क्या हुआ, सेमीकॉम इंडिया का सेकेंड जो एडिशन इसको हेल्प किया गया है, जिसमें आपके वेरियस जो लीडर्स हैं और ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, स्टार्टअप, उन्होंने ये 3 दिन का आपका क्या होगा, समिट होगा। और इसमें आपने देखेंगे आपका हाल ही फिलहाल में फिर से क्या मतलब कि $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको यूएस जो चिप मेकर कंपनी है आपकी, कौन सी, एडवांस माइक्रो डिवाइस, उन्होंने अनाउंस किया कि नेक्स्ट 5 ईयर में वो क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ओके, एक आपकी ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन कंपनी के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, उन्होंने भी फोकस किया है कि इंडिया में वो क्या करेंगे, प्लांट को सेटअप किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें इंटरनेशनली बेसिस पर देखें, ग्लोबली हमें क्या करना होगा, जो आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसको रोकने के लिए हमें कुछ रेगुलेशंस मतलब कि प्रोविजंस लेकर आने होंगे। हम यहाँ पर G20 की बात करते हैं, तो अभी G20 की इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई थी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहा गया है कि रिगार्डिंग द क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर नेशनली determined contribution, Mr. Modi said that country achieved its installed electric capacity from non-fossil fuel resources 9 years ahead of the target to 2030। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम क्या कर देंगे, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बट स्टिल हमें यहाँ पर क्या करना है, G20 एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर इंटरनेशनली लीगली हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आने होंगे जिससे हम क्या कर सकें, प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको रोक सकें, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसको लीड करता है, आप देखेंगे यूएन कन्वेंशन क्लाइमेट, आपका जो क्लाइमेट कन्वेंशन होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम ग्लोबल साउथ और उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेफरिंग द स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड लार्ज ओशन कंट्रीज। ओशन वर आर क्रूशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ओशन क्या है, हमारे क्रूशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, और ओशनिक लाइफ में प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो आपके फिश हैं, जो वेरियस यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आपकी मैराइन लाइफ है, ओशनिक लाइफ है, उस पर इम्पैक्ट होता है। अब उसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो हमारा आप सभी को पता होगा, जैसे कि 70% ऑफ जी टाइगर हैं, वर्ल्ड के टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। उसके बाद अभी हमारे जो अंडर वे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट लायंस एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यहाँ पर हमने बात करी किसकी, कि आपका जो अमृत सरोवर था, इसमें हमने 63,000 जो वाटर बॉडीज है उसको डेवलप किया इन जस्ट 1 ईयर। और हमारा जो नमामि गंगे मिशन है, इसमें वेरियस कम्युनिटी ने इसको पार्टिसिपेट किया है इसमें, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, जो आपकी गेंजेटिक डॉल्फिन्स हैं रिवर्स में, उनको हम क्या कर पा रहे हैं, उनको कंजर्व कर पा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल अब क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लैंड यूज चेंजेस पुटिंग रॉकी एड्रेसेस ऑफ एनिमल अंडर स्ट्रेस इन सह्याद्री प्लेटू। आपका सह्याद्री प्लेटू क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सह्याद्री प्लेटू ही आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को ही एक तरीके से सह्याद्री प्लेटू भी कहा जाता है। अब उन्होंने ये कहा, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हम ट्रेडिशनल आपकी जो क्रॉप फार्मिंग होती थी, जिसमें आप वेरियस क्या करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था, आप एक लैंड में बहुत सारी क्रॉप्स को क्या करते थे, उगाते थे। ओके, तो यहाँ पर क्या एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलता था, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मोनोकल्चर प्लांटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अल्टीमेटली क्या लीड कर रहा है आपका, यहाँ पर जो आपके रॉकी एड्रेस एनिमल्स हैं, मतलब आपके जो पत्थर के नीचे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स होते हैं, उनकी जो लाइफ है वो इंडेंजर्ड हो रही है
है ना, वो किस में आ रही है, आपके खतरे में आ रही है। अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हैं, उसमें आपकी आ जाती है एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाती है, इंटर क्रॉपिंग आ जाती है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप क्रॉपिंग, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक कंपोसाइड्स होते हैं, इंटीग्रेटेड यहाँ पे एनिमल फार्मिंग होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका होता है। तो ये क्या था, हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। बट हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मोनोकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। मोनोकल्चर की मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है कि वो पर्टिकुलर क्रॉप को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कल्टीवेट कर दिया। तो आप देखेंगे the rapid shift from traditional local grain cultivation to monoculture plantation of mango and cashew in Sahyadri Plateau of Maharashtra is impacting elusive amphibians, insects, reptiles that live under the crops of loose rocks। तो यहाँ पर क्या होता था, जो क्रॉप्स की लूज रॉक्स होती थी, है ना, पत्थर होते थे छोटे छोटे, इनके नीचे आपको देखने को मिलते थे जो आपके एम्फीबियंस रॉक्स इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे। बट उनकी लाइफ क्या हो रही है, जैसे जैसे क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है, रैपिड शिफ्ट हमें देखने को मिला, उनकी लाइफ हमें इंडेंजर दिखाई दे रही है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है, 7000 रॉक्स हैं उसे अपटर्न किया, मतलब उनको, मतलब यहाँ पर आपके 7000 जो रॉक्स थे उसको यहाँ पर पलट कर देखा ये सारे। बट उसमें से हमें कुछ ही बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ही कम हमें यहाँ पर क्या देखने को मिले हैं, एनिमल्स देखने को मिले हैं। वी फाउंड लेस देन 30 एनिमल अंडर मोर देन 700 रॉक्स ऑन मल्टीपल प्लेटो वॉज सर्वेड। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि 7000 आपके जो रॉक्स है उसको अपटर्न किया गया, और उसमें से सिर्फ जो 30 एनिमल्स हैं, मतलब कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं, उनको हमें, मतलब हमने उन्हें फाउंड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अगर ये डिसअपेयर हो जाते हैं तो एक तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम सर्विस है, हमने जो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए हम वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, सह्याद्री प्लेटू की। तो ये क्या है आपका, इसको हम ऑल्सो वेस्टर्न घाट्स के भी नाम से भी जानते हैं। दे शेयर वेस्टर्न बॉर्डर विद द पेनिसुला प्लेटू एंड ईस्टर्न वन विद द ईस्टर्न घाट अलॉन्ग इंडियाज वेस्टर्न शोर। द वेस्टर्न घाट्स आर पैरेलल। द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अब आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट आपका, ये नदर्न वेस्टर्न घाट है, ये सेंट्रल वेस्टर्न घाट है, ये नीलगिरीज के नाम से जाना जाता है, और इसको हम सदर्न वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे मोर देन 7402 स्पीशीज यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 1814 स्पीशीज ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 139 स्पीशीज यहाँ पे आपको मैमल्स देखने को मिलते हैं, 508 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 227 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, 179 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस एंड 290 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज्यादा रिच है, इसलिए इसे हमें क्या करना है, सेव करने की जरूरत है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा सारा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके ना, तो मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपका जो इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर है वो किस बेसिस पर इंक्रीज होता है वो हमें बताना है। अब मनी कैसे मल्टीप्लाई होगी आप खुद ही सोचिए। अगर हम कैश रिजर्व रेशियो बैंक में इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या आपका मनी मल्टीप्लाई होगा मार्केट में। हम उसको तो एक तरीके से आपका कैश रिजर्व रेशियो है, आपका CRR है ये, और इसमें हम SLR की बात करते हैं। अगर हम आप ये इंक्रीज करते हैं तो क्या आपका मनी मल्टीप्लाई होगा या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए आपके इससे तो हम अल्टीमेटली लग रहा है कि ये तो नहीं होगा। हम बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ C एंड D की, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। हाँ, ये हमें कुछ कुछ लग रहा है कि ये मतलब कि ये हमारा सही हो सकता है। क्यों हो सकता है, अगर हमारी जो बैंकिंग हैबिट होगी वो चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, हम बैंक में ज्यादा पैसे जमा कर रहे हैं, ओके, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा पैसे चेंज कर रहे हैं, और या फिर हम लोन ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर हमारी हैबिट में चेंज होता है, बैंकिंग हैबिट में हमारा अगर चेंज होता है तो दिस कैन लीड टू मनी मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, अगर हमने बैंकों में पैसा ज्यादा जमा किया तो क्या होगा, बैंक में पैसा बहुत ज्यादा आएगा। बैंक में पैसा ज्यादा आएगा तो बैंक क्या कर सकती है, लोन ज्यादा प्रोवाइड कर सकती है। बैंक अगर लोन प्रोवाइड करेगी तो उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी आपके मार्केट में। ओके, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हाँ, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास उतना पैसा भी हो कि वो क्या कर सके, बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट कर सके। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप लोग एक बार फिर से सोचकर इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन C, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। जब यहाँ पे लोगों की बैंकिंग हैबिट में चेंज होता है तो उससे क्या होता है, आपकी मनी मल्टीप्लाई होती है।
तो अब देखिए ये दोनों फैक्टर भी यहाँ पर, सारे फैक्टर्स यहाँ पर आपके सही हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये जितने भी आपके पास ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं। बट जो मेन आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। आप देखिए यहाँ पर द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इज इकोनॉमिक टर्म रिफरिंग द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द फाइनल इनकम दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन विदड्रॉल एंड कैपिटल इन इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, ये इकोनॉमिक टर्म है आपका, इसमें ये हम रेफर करते हैं एकदम लास्ट में। आप देखेंगे कि मनी में हमने कितना इंजेक्ट किया था, मान लीजिए मैंने 100 रुपए यहाँ पर बैंक में डाला और उसमें से मुझे मिला कितना 150 मिला, तो यहाँ पर मुझे कितना फायदा हो रहा है, 50 रुपीज का फायदा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर मेरा जो पैसा है इसमें कितना गेन मुझे मिलता है, 50 रुपीज का मिलता है। तो यहाँ पर मेरी जो मनी है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होकर मेरे सामने आ रही है। इसके मेजर क्या है, इंक्रीजिंग इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल कैन लीड टू इंक्रीज इन द मनी मल्टीप्लाई इन द इकोनॉमी। When a customer makes a deposit into a short-term deposit account, the banking institution can lead one minus the reserve requirement to someone else. अब देखिए अगर हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं तो एक तरीके से क्या होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैन लेंड वन माइनस द रिजर्व रिक्वायरमेंट टू समवन एल्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 रुपए क्या किया, डिपॉजिट किया। अब इस 100 रुपए का जो बैंक है वो क्या किसका यूज कर सकती है, इस 100 रुपए को वो किसी सेकंड पार्टी को क्या कर सकती है, इसको लोन के रूप में लेंड कर सकती है। तो इससे क्या होगा, आपका मनी क्या है, मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो मनी मल्टीप्लाई को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। तो आपका कैश रिजर्व रेशियो, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपके पास ये पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।